कहानी 1। सपने पकड़ने वालों के साथ एक भयानक घटना। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता। स्वप्न पकड़ने वाला वे चीजें नहीं जो हम अपने में लटकाते हैं। खिड़कियां, छड़ियों, रस्सियों, पंखों आदि से बनी वे भयानक ग्रीष्मकालीन शिविर शिल्प परियोजनाएं नहीं। ड्रीम कैचर जिसे देखने, कल्पना करने या समझने की किसी ने हिम्मत नहीं की। इसे एक व्यक्ति कहना सभी वास्तविक चीजों का अपमान होगा। फिर भी यह उतना ही वास्तविक है जितना लोग इसका दावा करते हैं। और तो और बच्चे, आप देखिए, मैंने कई साल पहले अपना बच्चा खो दिया था। सही मायनों में खोया हुआ। अज्ञात में, जब वह मेन की ग्रामीण पहाड़ियों में हमारे केबिन के पीछे जंगल में खेलता था। एक ऐसी जगह जो इतनी दूर है कि हम आमतौर पर सर्दियों के दौरान कई महीनों तक अपने मामूली लॉग केबिन में आश्रय लेते थे। गर्मियों के दौरान हमने जो राशन और आपूर्ति बचाकर रखी थी, उस कमाई पर जीवन यापन करते थे। ये सब एक ठंडे और कुरकुरा शरद ऋतु के दिन हुआ। आखिरी कुछ बच्चों में से एक, उसकी उम्र का बच्चा बाहर जाकर खेल सकता था, इससे पहले कि सर्दी हमें रोकती। उसने मुझसे बाहर जाने का आग्रह किया, ये जानते हुए कि एक बार जब सर्दी हवा में अपने दांत कड़ा देगी तो उसे दौड़ने और खेलने का बहुत कम या कोई मौका नहीं मिलेगा। ये समझते हुए मैंने इसकी अनुमति दे दी, क्योंकि हमें अजनबियों की चिंता नहीं थी, क्योंकि चिंता करने वाला कोई नहीं था। जब वह आखिरी बार घर से बाहर निकला तो मैं कुछ खाना तैयार कर रहा था जिसे हमें आने वाले एकांत के लिए संरक्षित करके रखना होगा। लगभग 1 घंटे या उसके बाद मैं छड़ी, तलवारों और पेड़ राक्षसों के माध्यम से जीवन में लाई जा रही बच्चों जैसी कल्पना की दूर की आवाज सुनने में असफल रहा। मैंने खिड़की से बाहर देखा और कुछ नहीं देखा। मेरे बेटे भटकने के लिए कोई अजनबी नहीं ने मुझे अपना कोट लेने और खोज में जाने के लिए प्रेरित किया। लगभग 5 मिनट तक उसका नाम पुकारने के बाद, चार्ली, ... चार्ली, चार्ली, मैं घबराने लगा। 3 सप्ताह, 5 पुलिस तलाशी और 2 हेलीकॉप्टर फ्लाईओवर के बाद तूफान आया। चार्ली खो गया और खोजने के सभी प्रयास बंद कर दिए गए। मैं अकेला था और मेरे विचारों को सांत्वना देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन यह मौका था कि किसी तरह किसी तरह वह अभी भी जीवित था। वहाँ कहीं, मौका, तूफान में मोमबत्ती की तरह। फिर सपने शुरू हुए। सबसे पहले उन्होंने मुझे जगाया। आधे जागने के धुंधले दृश्य, उतना दृश्य नहीं बल्कि ध्वनियाँ। चार्ली मुझे बुला रहा है, डैडी, डैडी, केवल मेरे होश में आने और उस निराशा में वापस डूबने के लिए। 1 से अधिक बार मैंने ये सब खत्म करने के बारे में सोचा। लेकिन वह मोमबत्ती, वह कमबख्त मोमबत्ती बुझेगी नहीं। मैं अपने बेटे को खोने से भी बुरी किस्मत के बारे में ही सोच सकता था। उसे वापस लौटने के लिए ही इस दुनिया को छोड़ना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। मुझे जानना था। कुछ हफ्तों के बाद सपने और अधिक स्पष्ट हो गए। मैं अब चार्ली को देख सकता था, लेकिन जैसा मुझे याद था वैसा नहीं। लगभग भूत की तरह, पारदर्शी, लेकिन एक भूत के विपरीत, बिल्कुल भूरा और मौन। वह सुनहरा था, लगभग चर्मपत्र के टुकड़े के माध्यम से एक प्रकाश बल्ब को देखने जैसा। उसने मुझे बुलाया, डैडी, डैडी, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ ड्रीम कैचर के साथ हूँ। अब मेरे पास एक नया उत्पीड़क था, मेरा अपना मन। अब मार्च आ गया था और आखिरकार मौसम खराब हो गया।
बेरहम हवा और बर्फ की पूरी सर्दी। छत के किनारों के काफी ऊपर ऊंचे ढेरों में सबसे खराब सर्दियों के अवशेष थे जिन्हें कोई भी याद कर सकता है। मुझे बाहर निकलना था, महीनों तक सपने देखना, आगे बढ़ना और योजना बनाना। मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? मेरी पहले से ही हिली हुई नसों को शांत करने वाला कोई नहीं, मुझे जमीन से जोड़े रखने वाला कोई नहीं। क्या मैं पागल था? शायद, लेकिन यह मुझे प्रयास करने से नहीं रोकेगा। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया, ये जानते हुए कि मैं अपने लड़के को किसी भी हालत में ढूंढ लूँगा। या कोशिश करते हुए मर जाऊँगा। पहले दिन की यात्रा मुझे जंगल के अंदर तक ले गई। मैंने अज्ञात में भटकते हुए एक अच्छा सप्ताह बिताया, या ऐसा लग रहा था। मुझे वैसे भी इसकी दिशा या देखभाल की कोई समझ नहीं थी। आखिरकार मैं कुछ ऐसी चीज खोज रहा था जिसका कोई स्थान नहीं था। हवा का हर झोंका मुझे एक नई दिशा में ले आया। डैडी, मैं यहाँ हूँ। डैडी, मैं यहाँ हूँ की हल्की सी फुसफुसाहट। क्या ये सच था या सिर्फ मेरे सपनों का क्रूर अवशेष? इस बिंदु पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर मैंने उसे देखा, या उससे भी अधिक उसे, मेरा बेटा। ये वो लड़का नहीं है जिसे मैं इतने वर्षों से जानता था कि वह बड़ा हो रहा था, दौड़ रहा था, खेल रहा था और जीवन से भरपूर था। नहीं, यही तो बचा था। मेरे बच्चे की खाल दो पेड़ों के बीच, हाथों और पैरों के सहारे लटकी हुई थी। ठंडी धुंधली सर्दी से खींची गई और सख्त हो गई थी। जैसे ही मैं पास आया, सूरज पीछे से चमका और सबसे गर्म चमक पैदा की जो मैंने कभी देखी थी। ज्वलंत सोना उसकी आंखों, नाक और मुंह के छिद्रों को छेद रहा था। मैं लड़खड़ा गया, उसका सामना करने की सारी ऊर्जा से रहित हो गया। जैसे ही मैं रोया, ये जानते हुए कि वह चला गया था, और सबसे क्रूर तरीके से। उसके पीछे सूरज की दिशा से एक हल्की हवा चली। उसकी खाल नर्म हो गई और हवा के सामने झुक गई, उसके खाली खोल को आकार से भर दिया। हवा ने उसके मुंह से फुसफुसाया, पिताजी, मैं यहाँ हूँ। मैं ड्रीम कैचर के साथ यहाँ हूँ। कहानी 2, दोस्तों का ड्रीम कैचर से सामना। ये लिसा का शिविर में पहला दिन है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से घबराई हुई है। वह जल्द ही अमेलिया नाम की लड़की से दोस्ती कर लेती है, लेकिन मेग नाम की एक मतलबी लड़की उसे परेशान भी करती है। उस दिन शिविरार्थी खूबसूरती से तैयार किए गए ड्रीम कैचर बनाते हैं। परामर्शदाता ने ये सुनिश्चित किया कि प्रत्येक के केंद्र में एक काला मनका हो, क्योंकि इस तरह सपने उनमें समा जाते थे। उस रात सोने से ठीक पहले सभी शिविरार्थियों ने डरावनी कहानियां साझा की और मेग ने लिसा और अमेलिया को डराने के इरादे से एक डरावनी कहानी सुनाई। ये कहानी 20 साल पहले शिविर में घटी एक त्रासदी के बारे में थी, जब एक युवा कैंपर की ड्रीम कैचर के बारे में दुर्स्वप्न के बाद नींद में ही मृत्यु हो गई थी। ड्रीम कैचर काफी हद तक फ्रेडी क्रूएगर की तरह एक बूगीमैन था, इस अर्थ में कि दोनों ने अपने सपनों में किशोरों पर हमला किया था और जिन लोगों को निशाना बनाया गया था वे फिर कभी नहीं उठेंगे। कैंप काउंसलर ने तुरंत मेग को फटकार लगाई और भयभीत लिसा से कहा कि ड्रीम कैचर सिर्फ एक किंवदंती थी और जब तक उसके पास उसका ड्रीम कैचर था तब तक वह सुरक्षित थी। उस रात बाद में लिसा और अमेलिया को ड्रीम कैचर देखने का वही बुरा सपना आया। उसका शरीर एक विशाल मकड़ी का और सिर एक आदमी का है। उसके लंबे काले बाल, अलौकिक आंखें और नुकीले जैसे लंबे नुकीले दांत हैं।
शीर्ष पर चित्र देखें। अगली सुबह लड़कियां जागती हैं और पाती हैं कि जब वे सो रही थी तो मेग ने उनके ड्रीम कैचर्स को नष्ट कर दिया था। लिसा ने देखा कि उसकी बाहों पर लंबे घाव थे, लेकिन उसने कैंप काउंसलर को इस बारे में कुछ नहीं बताया। उस शाम जब शिविरार्थी और कहानियां सुना रहे थे, लिसा सो जाती है और उसे ड्रीम कैचर के बारे में एक और बुरा सपना आता है। जब उसे हिलाकर जगाया गया तो लिसा को उसकी बाहों और चेहरे पर और भी खरोंचें दिखीं। वह डरी हुई है। उस रात लिसा ने गुस्से में मेग के काले मनके को काट दिया बदला लेने के लिए ड्रीम कैचर। वह और अमेलिया दोनों ड्रीम कैचर के कारण सोने से इनकार करती हैं, लेकिन अमेलिया गलती से सो जाती है। लिसा अपनी अलार्म घड़ी सेट करती है और अमेलिया के पीछे जाकर सो जाती है, जिसे ड्रीम कैचर ने अपहरण कर लिया था। इसके तुरंत बाद कथित तौर पर मेग ने उसे जगाया, जिसने उसे नींद में चिल्लाते हुए सुना। दोनों को कैंप का मैदान खाली और जीवन से रहित लगता है। वे एक भूमिगत गुफा में जाते हैं जहां वे अमेलिया को मकड़ी के जाले में फंसा हुआ पाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वे दोनों अभी भी सो रहे थे और ड्रीम कैचर के उन्हें ढूंढने से पहले उन्हें बाहर निकलना होगा। जैसे ही लिसा अमेलिया को छुड़ाने की कोशिश करती है, वह भी फंस जाती है और मदद के लिए मेग को बुलाती है। हालांकि मेग उसे बेरहमी से बताती है कि वह इकलौती संतान है और साझा नहीं करती, और वह उन दोनों के लिए मरने वाली नहीं है। वह टॉर्च लेती है लेकिन लड़खड़ा जाती है और मकड़ी के जाल में भी फंस जाती है। गूंगी कुतिया ड्रीम कैचर 3 लड़कियों पर हमला करता है, लेकिन लिसा की अलार्म घड़ी बज जाती है, जिससे वह और अमेलिया जाग जाते हैं और ड्रीम कैचर की पकड़ से बच जाते हैं। हालांकि मेग पीछे रह गई है। जैसे ही वह खुद को जगाने की सख्त कोशिश करती है, चिल्लाती है कि यह सब एक सपना है और वह जाग रही है। ड्रीम कैचर उसे अपनी अलौकिक आंखों से देखता है और गुर्राता है, अगर तुम जाग रही होती तो मैं यहाँ नहीं होता।